तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ूमू नाम पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम का जो नॉर्दर्न रीजन था, उसमें 30 साल में काफ़ी फेमस हो चुका था, क्योंकि इस बंदे ने हुआन फैमिली को निपटा दिया था। अब आगे इधर यून वू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में लौटता है। इस दौरान इसकी नज़र किंग ई पे पड़ती है, और किंग ई का जो कल्टीवेशन था, उसे बेसिकली उन लोगों ने सील कर दिया था। तो अब ये बस एक मॉर्टल के जैसी थी। अब आगे अब यून वू फेंग इसे गुस्से में कहता है कि यह सब तुम्हारे वजह से हुआ, नहीं तो मैं उस जूमू के बच्चे को कभी छेड़ता ही नहीं। किंगी कुछ बोलती नहीं, बस कोल्ड नज़रों से इसे देख रही थी। पर अचानक से यून वू फेंग के पीछे ये किसी को देखती है, और इसे विश्वास नहीं होता। यून वू फेंग भी चौंक जाता है। ये पलट के देखता है, पर अपने आप बेहोश हो जाता है। किंगी सामने जो बंदा खड़ा था, उसे देखकर सीनियर कहती है, और ये कोई और नहीं, वांगलिंग था, जो कि जिसके हाथ में अभी एक जग वाइन का था। ये वाइन पीता है और इस बच्ची से कहता है कि तुम्हारा टैलेंट ठीक है, वांगपिंग के साथ एक लाइफ टाइम का समय बिता लो, मैं तुम्हें नास एंड सोल कल्टीवेशन गिफ्ट कर दूंगा। किंग इस दौरान इसका चेहरा लाल हो जाता है, और ये मान भी जाती है। 3 दिन बाद वांगपिंग इस शहर को छोड़ देता है, और किंग ही इसे फॉलो करने लगती है, क्योंकि वांगपिंग जो था वो खुद से एक एम्पायर खड़ा करना चाहता था। उसे लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए था, और वांगलिंग यहीं रुक जाता है। बेसिकली फ़िलहाल बाप और बेटे का सेपरेशन हो गया था, और वांगलिंग आज रात में बहुत पीता है। समय इस दौरान बीतता है और निकलते जाता है। 3 साल और निकल जाते हैं, और इन 3 सालों में वांगलिंग को कुछ भी नहीं पता चलता है कि वांगपिंग क्या कर रहा है। ये चाहता तो अपने डिवाइन सेंस से ढूंढ सकता था, बट इसने बोला था कि मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा, तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम्हें जो करना है। और इन 3 सालों में जो प्लेनेट रान्यून था, उसके नॉर्दर्न एरिया में एक सेक्ट का जन्म होता है, जिसका नाम था स्कूल ऑफ हेवन। इसमें बस मॉर्टल्स पढ़ते थे, और स्कूल काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। और ये भी सुनने में आ रहा था कि ये जो स्कूल ऑफ हेवन है, इसके लीडर शायद एक इमॉर्टल हैं, और उनके साथ में एक वुमेन हमेशा रहती है। इधर समय बीत रहा था, 7 साल और निकल जाते हैं। वांगलिंग अब और बूढ़ा लगने लगा था, और स्कूल ऑफ हेवन इधर काफ़ी स्ट्रांग बनते जाता है। फिलहाल वांगलिंग जो इसने वो मैंशन बनाया था, ये वहीं पर था, और एक वेटर आता है, और वांगलिंग इस समय एक होटल में बैठा था। वो वेटर भी इसे अच्छे से जानता था। इधर चर्चे चल रहे थे, जो बाकी लोग बैठे थे, क्या तुमने सुना वो स्कूल ऑफ हेवन, वो प्लेनेट रानी उनका ज़्यादातर हिस्सा कवर कर चुका है, नंबर 1 सेक्ट बन चुका है, और अब तो हमारे वॉस्ट वाटर सिटी में भी इसका एक ब्रांच आ चुका है। और मेरे हिसाब से अब जो ये 3 एम्पायर्स वाले हैं, शायद उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे। पर कोई और भी बोलता है कि अगर करना ही होता तो पहले कर दिए होते, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब इनमें से एक बोलता है कि मुझे तो उसमें इंटरेस्ट है जो स्कूल ऑफ हेवन के लीडर हैं, और वो वुमेन में। वांगलिंग इधर काफ़ी दूर में देखता है, जहाँ पर इसे वांगपिंग दिखाई देता है, इसका डिवाइन सेंस से, जो कि धीरे धीरे अब एक मिडिल एज्ड मैन बदल चुका था, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। सीन शिफ्ट होता है, प्लेनेट रानी उनके नॉर्दर्न पार्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एम्पायर था डी शान। वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अब 40 साल के आसपास था। दिखने में ये काफ़ी हैंडसम था, और इसके पास में टेबल पर एक मैप पड़ा हुआ था, और ये सोचता है कि यार क्या पिताजी मुझे देख रहे होंगे। ये बाहर निकलता है, पर इस दौरान स्वेटर टाइप इसे कुछ एक लेडी पहनाती है, और स्माइल करती है, और ये कहती है कि हवा चल रही है, आप अंदर चलो। और अब इस समय ये बंदा क्योंकि वांगपिंग था, तो किंगी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है फादर क्या कर रहे होंगे। किंगी का चेहरा लाल हो जाता है कि मुझे क्या पता। बट जब भी वांगपिंग से टच करता था, यानी हाथ भी, तो ये ब्लश करने लगती थी। और वांगपिंग कहता है वो मेरे डैड नहीं है, वो हम दोनों के डैड है। और अब किंगी कहती है शायद वो आराम कर रहे होंगे, बट वांगपिंग कहता है मेरे हिसाब से वो हमें देख रहे होंगे। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा था, और पत्ते गिर रहे थे, उन्हें देख रहा था। समय तो मानो बीतते देर नहीं लगती, 5 साल इस दौरान और गुजर जाते हैं। स्कूल ऑफ हेवन बहुत पॉपुलर हो चुका था, पर 2-3 साल पहले ये जो डीशान एम्पायर वाले थे, अब ये स्कूल ऑफ हेवन को तबाह करना चाहते थे। बट स्कूल ऑफ हेवन के जो बंदे थे और जो लोग थे, ये डीशान एम्पायर को कंट्रोल करने लगते हैं, और ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि एक एम्पायर था जहाँ पर मिलिट्री में लोग रहते, उससे भी स्कूल ऑफ हेवन के लोगों ने हरा दिया था, और बाद में इनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, और अब इसे हेवन एम्पायर कहा जाने लगता है, जो पहले डी शैन एम्पायर हुआ करता था, और वहाँ का एक तरह से महाराजा वांगपिंग बन चुका था। अब इस दौरान दो और एम्पायर थे, डाकिन एम्पायर और चैनयून एम्पायर। ये हेवन एम्पायर पे अटैक कर देते। वांगलिंग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, बस इसे ये रूमर्स सुनने को मिलते थे। अब वांगलिंग क्योंकि हमेशा यहाँ पर उस होटल में पीने आता था, तो एक नया वेटर आया था, जो कि धीरे धीरे वांगलिंग को जान गया था।
तो वो कहता है कि आप बूढ़े हो रहे हो, आपको कम पीना चाहिए। वांगलिंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है, आज से बस मैं एक जग पीऊँगा। अब वेटर यहाँ से चला जाता है पर सोचता है कि यार एल्डर वांग ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको कोई बच्चा भी नहीं है जो इनके साथ रहे, इनका ध्यान रखे। फिर कैशियर बताता है कि नहीं उनको एक बेटा है, उनके मैंसन की एक सर्वेंट गर्ल ने बताया था, बट वो बहुत समय पहले चला गया और अभी तक आया नहीं। समय बीत रहा था और वांगलिंग के हिसाब से अब जो इनका बेटा था वो 47 साल का हो चुका था। शायद उसे कुछ क्लूज मिल रहे होंगे, ऐसा वांगलिंग सोचता है। इधर ये जो बैटल्स होने वाले थे इनमें कल्टीवेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सन फैमिली, रन फैमिली के जो लोग थे कुछ, और जाओ फैमिली के। और इनको पता था कि ये किसका बेटा है, तो फिर ये बैटल रुकवा ही देते हैं। वांगपिंग अब सोचता है कि यार मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जो मैंने 19 साल बिताए थे बचपन के उस गांव में वो सबसे सही था, और फिलहाल ये उसी जगह पे था। तो किंगी भी पूछती है तुम बता रहे थे कि तुम यहीं पे बड़े हुए थे, क्या तुम इस जगह पे जाना चाहते हो? अब दोनों इधर से निकलते हैं और ये लोग बढ़ते बढ़ते फॉलन मून विलेज पहुंचते हैं। कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, गांव में टॉर्च वगैरह जल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये किसी को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर इसे आए हुए लगभग 30 साल हो चुके थे। पीछे के एरिया में जाता है जहाँ पर इन लोगों ने ग्रैंडपा सन को दफनाया था। गांव वाले लोग वैसे भी हट नहीं रहे थे क्योंकि ये लोग आर्मर पहन के थे, तो उन्हें डर लग रहा था। पर इस दौरान एक हल्की आवाज़ आती है, वांग पिंग। ये एक वुमेन की आवाज़ थी जो कि अपने 40 साल में होगी। वांगलिंग इसे देखता है और इसे समझ में आ जाता है ये वही लड़की थी जो इसे आई हेट यू कहती थी। और इस समय सीन शिफ्ट होता है, यूंगजिया प्लेनेट को दिखाया जाता है। ग्रीड इधर ही की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, और यहाँ पर आने के बाद इसको लगता है यार यहाँ कुछ तो है, शायद ट्रेजर है काफ़ी बड़ा। ये अपने स्मेल के दम पर आया था। और ग्रीड और ट्रेजर एक अलग रिश्ता है, जहाँ पे ट्रेजर हो भाई को पता चल जाता है। पर यूंगजिया की तरफ देखकर ये थोड़ा हेजिटेट करता है कि यार ये अलग ही दिख रहा है। पर ये फिर आगे बढ़ता है कि यार शायद ये जायंट फार्नेस से भी महंगा ट्रेजर हो सकता है। वांगलिंग वगैरह को ये भूल चुका था कि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ऑलसीर वगैरह ने। ये अपनी जीभ को चाट रहा था कि मुझे देखना तो पड़ेगा कि किस प्रकार का ट्रेजर है। इधर उस मिडिल एज वुमेन को दिखाया जाता है, वो अब श्योर हो जाती है कि वांगपिंग ये तुम हो। वांगपिंग भी इसका नाम लेता है, जाओरू टोंग। लड़की स्माइल देती है, बोले तो महिला, कि फाइनली तुम आ ही गए। अब इस वुमेन के बगल में एक 10 साल की इसकी बेटी थी। वांगपिंग पूछता है ये तुम्हारी बेटी है? ये हाँ में सर हिलाती है और अपनी बेटी से कहती है इन्हें अंकल बुलाओ, ये मेरे बचपन के फ्रेंड है। अब वांगपिंग इस बच्ची का नाम पूछता है। लड़की थोड़ी डर जाती है। इधर वांगपिंग यहाँ से फिर आगे निकल जाता है। पर इस दौरान जो वो लड़की थी वो फाइनली अपना नाम बताती है, जू नियान पिंग। और इसके नाम में वो पिंग आ रहा था। वांगलिंग समझ जाता है, वांगपिंग सॉरी। और ये लेडी काफ़ी खुश थी कि मैंने इस जीवन में इसे एक बार और देख लिया, मेरा जीवन पूरा हो गया। और फाइनली अब वांगपिंग कहता है कि किंग ही शायद मुझे अब फादर से जल्दी ही मिलना पड़ेगा, 20 साल से लगभग ज़्यादा ही हो रहे हैं। और किंग ही, इसने तो वैसे भी वांगलिंग को वादा किया था वांगपिंग कहीं भी जाए ये साथ में जाएगी। वांगपिंग को बेसिकली अपने फादर से कुछ पूछना था। इधर वांगलिंग ने, जो इसके मैंसन में बहुत सारे सर्वेंट्स रहते थे, उन्हें अब छोड़ दिया था। बस एक पुराना सर्वेंट था जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, उसे रहने दिया था क्योंकि उसके पास कोई घर भी नहीं था। इधर वॉस्ट वाटर सिटी के बाहर में हेवन एम्पायर खड़ा था। वांगपिंग भी बाहर ही खड़ा था, ये अंदर नहीं आता शहर के, और कहता कि फादर, मैंने एक अपनी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की है, उसको पूरा करने के बाद मैं आपसे मिलने आऊँगा। समय इस दौरान बीतते जाता है, 5 साल और निकल जाते हैं। वांगपिंग 52 साल का हो चुका था। इधर जो डाकिन एम्पायर था और चेनियो एम्पायर था वो भी अब समर्पण कर देते हैं। सब मिला जुला के हेवन एम्पायर बन जाता है। वांगलिंग से मिले हुए वांगपिंग को अब 25 साल हो चुके थे। एक तरह से इस दुनिया को ये कॉन्कर कर चुका था। समय बीत रहा था, 10 साल और निकल जाते हैं। वांगपिंग अब 62 साल का हो जाता है। अब किंग ही भी धीरे धीरे एक ओल्ड वुमेन में बदल रही थी। इसके भी चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही थी। दोनों बहुत समय रहे बट कोई इन्हें बच्चा नहीं हुआ। 35 साल हो चुके थे वांगलिंग और वांगपिंग को मिले हुए। और अभी एक रथ पे बैठता है, सीधा अपने फादर जहाँ के रहते थे उस तरफ बढ़ जाता है। पत्ते गिर रहे थे, ये उन्हें देख रहा था। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है। इसका जो आखिरी वो सेवक था वो 3 साल पहले मर जाता है, तो फिलहाल यहाँ पर ये अकेले रहता था। अब ये जहाँ पर बैठा हुआ था वहाँ पर टेबल था और उसके अलावा दो और चेयर थे। कुछ डिशेस यहाँ पर लगे हुए थे, सभी चीज़ें गर्म थी। इस दौरान यहाँ पर घोड़े की आवाज़ सुनाई देती और वांग पिंग और किंग ई बाहर निकलते, वांग मैशन की तरफ बढ़ते। वांग लिंग इनकी तरफ देखता है और एक स्माइल देता है कि आओ बैठ जाओ। और आते ही वांग पिंग जमीन पे ऐसा नतमस्तक हो जाता है, आंखों में इसके आंसू थे। किंग ये भी सेम करती है और ये भी वांग लिंग को डैड कह के बुलाती है। फिलहाल ये बैठ के खाते हैं। अब ट्रैवलिंग के दौरान किंग ही को बहुत सारी चीज़ें पता चली थी 35 सालों में, कि जो जूमू है वही वांगलिंग है।
बट इसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ज़ूमो जो कि पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकते, वो इतने शांत भी हो सकते हैं। और जब उन्होंने उस प्लेनेट को तबाह किया था, तब इस लड़की का जन्म भी नहीं हुआ था। फिलहाल धीरे-धीरे शाम का समय होता है और वांगलिंग देख रहा था कि वांगपिंग बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहता है, बट पूछ नहीं पा रहा है। तो ये खुद बोलता है कि तुम्हें क्या जानना है? अब पहला प्रश्न ये पूछता है कि मेरी मम्मी कैसी थी? आपने कभी उनके बारे में बताया नहीं। दूसरी बार इसने पूछा था ये सवाल। 10 साल का जब ये था तब पहली बार पूछा था। अब वांगलिंग कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ से बहुत दूरी में एक कल्टीवेशन प्लेनेट है जिसका नाम है सुजाकू। और अब वांगलिंग स्टोरी में एक यूथ का नाम बताता है वांगलिंग। और ये स्टोरी 900 साल पहले की थी, जैसे कि हेंग्यू सेक्ट, टियानडाओ सेक्ट। और एक एक पन्ने ये खोलते जाता है अपने लाइफ के। स्टोरी बहुत लंबी थी और जो भी इसे सुनता है, मतलब ये दो खास करके, उनके दिल में भी एक अलग बेचैनी से हो जाती है। किंगी की आंखें तो एकदम खुली की खुली रह जाती। स्टोरी का जो प्रोटागोनिस्ट था, यानी हीरो बोल लो या जो भी बोल लो, वो वांग पिंग के फादर थे, ओल्ड मैन जो सामने बैठे। और फीमेल कल्टीवेटर का जिन्होंने जिक्र किया था उसका नाम था लियू में, वो इसकी मम्मी थी। स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स थे, फीलिंग अलग ही था। किंगी तो रोने लगती है, वांग पिंग अपना मुंडी नीचे कर लेता है तो पता नहीं चलता है। और उसके बाद पूरी स्टोरी बताता है कि लास्ट में मैंने अपने बच्चे को लाया और फिर प्लेनेट रानी उन पे सेटल हो गया। और इस दौरान वांग लिंग मस्त वाइन पीते रहता है। अब किंग ही इस दौरान वांग पिंग के हाथ को पकड़ती, जो एकदम कोल्ड हो चुका था। वांग पिंग एकदम हकलाते हुए आवाज में कहता है कि स्टोरी बहुत सुंदर थी डैड, मैं थक चुका हूँ। और ये अपने कमरे में चला जाता है। किंग ही वांगलिंग को रेस्पेक्ट दिखाती है और ये भी चली जाती है। वांगलिंग अभी भी बाहर बैठा हुआ था, जबकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। इस रात भी वांगपिंग सो नहीं पाता। किंग ही इसके बगल में बैठी थी, वो बस बैठी रहती है। इधर वांगपिंग मन में सोचता है, तो आंसर ये था जिसके लिए मैंने 60 साल वेट किया। इसकी जो आंखों में दर्द था वो और बढ़ जाता है। इसे समझ में आ चुका था कि मुझे स्पिरिट में मेरी माँ ने रिफाइन किया था। अगली सुबह वांगपिंग चला जाता है और किंग ही इसे फॉलो करती है। बट ये अपने फादर से कुछ बोलता नहीं है। पर जब ये जा रहा था तो वांगलिंग इसकी तरफ देखता है, बट कुछ बोल नहीं पाता और मन में कहता है शायद एक दिन तुम समझो। अब वांगपिंग को पता नहीं था कहाँ जाएगा, तो बस निकल जाता है और किंगी से कहता है कि एक माउंटेन ढूंढते हैं और वहीं रहते हैं। किंगी मान जाती है और फिलहाल ये लोग एक माउंटेन में जाके सेटल हो जाते हैं। वांगपिंग सोचता है 18 साल मस्त जिया था मैंने, फिर 8 साल ट्रैवलिंग किया था, 25 साल बैटल लड़े, 10 साल सुप्रीम लीडर बन के रहा। अब आखिरी समय था और शायद मैं आखिरी समय में अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका हूँ, पहाड़ों में रहने। और फिलहाल ये लकड़ी पे कार्विंग करने को देखता था, क्योंकि इसके फादर ने इससे बताया था कार्विंग दिल से बनता है, मतलब एकदम उकेरा जाता है, जो मेमोरीज तुम्हारे अंदर है उसी के हिसाब से। और ये अपने फादर को बनाता है जब वो यंग रहे होंगे, स्टोरी के हिसाब से। वांगलिंग की आंखें एकदम फियर्स बनाता है और उसके हाथ थे पीठ के पीछे थे। इधर समय बीत रहा था, 10 साल और गुजर जाते हैं और इस दौरान लोग मरते रहते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म होते रहता है, रेनकार्नेशन साइकिल का यही स्टोरी है। इधर वांगलिंग के भी बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा एकदम बूढ़ा दिख रहा था और मानो ये खुद भी एक रेनकार्नेशन साइकिल में एंटर कर चुका हो। और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी हेवेंस की, वो और प्रोफाउंड होते जाती है। ये चाह के भी नहीं या ना चाह के भी इसको ज्ञान की प्राप्ति हो ही रही थी। जैसे कि फूल हर साल झड़ते हैं बट फिर खिलते हैं, बादल बिखर जाते हैं फिर जुड़ जाते हैं। एक बैलेंस है नेचर में और कहीं ना कहीं इसके अंदर कर्मा भी होता है। अब वांग मैंसन जो था, यहाँ पर बच्चे खेलने आते थे और वांगलिंग इन्हें खेलते हुए देखता था। इधर वांगपिंग काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और कार्विंग्स बनाते रहता है। और इसे अब समझ में आता है कि फादर सही थे, नॉर्मल जीवन सबसे बेहतर है। अगर मुझे एक और मौका मिला अगले जीवन में, तो मैं नॉर्मल जीवन ही जीऊँगा, पिताजी के साथ, पहाड़ों में। किंग ही भी इसके बगल में थी कि तुम समझ ही चुके हो तो क्यों नहीं उनसे मिलने जाते हो। वांग पिंग जो कि कार्विंग्स लगभग अब बना चुका था, वो कहता है तुम नहीं समझती हो। इसके अंदर जो वो विजडम होता है वो और बढ़ चुका था। जैसे जैसे ये बूढ़ा हो रहा था, ये बोलता है कि मेरे अंदर में दो डाउट है। एक तो मम्मी वाला था जो कि अब चलो मिल चुका है मुझे। एक और डाउट है, वो रियल रीज़न है जिसकी वजह से फादर मुझे कल्टीवेट करने नहीं देते हैं। और इसकी आंखों में एक उदासी था, कुछ वांगलिंग जैसा ही, क्योंकि इसे क्लूज मिल रहे थे। और अब ये किंगी से कहता है कि लगता है अब मेरा समय ख़त्म हो रहा है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। तुम कल्टीवेटर हो, तुम लंबा जी सकती हो, तो मेरे मरने के बाद बस तुम मेरे पिताजी के पास मेरी बॉडी छोड़ देना और तुम फ्री हो फिर। लेकिन मेरे बारे में भूलना मत, मैं अगले जन्म में लौटूंगा। किंगी एकदम कांप जाती है, ये कुछ बोलने वाली थी, पर वांगपिंग कहता है तुम्हारे ऊपर बहुत हार्ड रहा, तुम कल्टीवेटर हो, तुम्हें समय के साथ बूढ़ा होना पड़ा, दिखाने के लिए सही।
तुमने मेरे पर बहुत एहसान किया है, मैं कभी भूलूंगा नहीं। किंग ही रोने लगती है क्योंकि इसका कल्टीवेशन वांगलिंग ने नासेंट के लेट से फेज में पहुंचा दिया था 20 साल पहले ही। डोमेन भी अभी ये समझ रही थी वांगपिंग के साथ रह के। इसका डोमेन का नाम था रिग्रेटलेस पैशन। पर ये कहती है कि तुम मर भी जाओगी ना तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कल्टीवेशन कुछ नहीं मेरी नज़र में, बस एक धूल है। मैं कोई रूथलेस सेलेस्टियल नहीं बनना चाहती। मेरे अंदर इमोशंस होने चाहिए। वांगपिंग कहता है ऐसा क्यों करना है तुम्हें। पर इस दौरान आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। एक किलिन बिस्ट था जो कि बादलों के अंदर से मूव कर रहा था। इसके सींग नहीं थे। इसके बॉडी के आसपास बिजलियां कड़क रही थी। ये एक थंडर बीस्ट था और इसके ऊपर एक मिडिल एज्ड मैन बैठा हुआ था जिसका कल्टीवेशन बहुत स्ट्रांग था। और ये सीधा प्लेनेट रानियून की तरफ ही बढ़ रहा था उसके नॉर्दर्न डोमेन में। क्योंकि 70 साल पहले की बात है। प्लेनेट जो थाउजेंड इल्यूजन है वहाँ पर हुआन फैमिली के एंसेस्टर मरे थे और ये अफवाह फैल चुका था कि उसे किसी थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के मैसेंजर ने मारा था। तो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेलेस्टियल टेम्पल वालों ने इस बंदे को भेजा था। और इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल इल्यूजनरी यिन स्टेज पे था, यानी फर्स्ट स्टेप को ये पार कर चुका था। इसे गुस्सा इस बात का था कि हमारी कोई कॉपी कर रहा है, खुद को थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का मैसेंजर बता रहा है। बचेगा नहीं वो। मैं तो रियल मैसेंजर हूँ, देखता हूँ इस बंदे से मिलके। वो थंडर स्पेल्स भी यूज़ कर पा रहा है, देखना पड़ेगा इसे। इधर वांग पिंग 72 साल का हो चुका था। फिलहाल ठंडी का समय था और इसी समय सुनटाई भी गए थे, मतलब ठंडी के टाइम में। और इस बार ठंडी ज़्यादा ही थी। वांग पिंग चेयर पे बैठा हुआ था और चाकू से अभी भी कार्विंग बना रहा था। अब जो ये कार्विंग बना रहा था अपने फादर का ही बना रहा था, बट अब वो बूढ़े थे थोड़े। इसे बचपन के दिन याद आते हैं जब इसे वो मेडिसिन पीना पड़ता था। बट अब इसे वो चीज़ याद करके काफ़ी मीठा लगता है। किंग इसके बगल में बैठी थी बट काफ़ी उदास थी। वांगपिंग इससे कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो इन स्टैचूज़ को जला देना। आखिरी स्टैचू जो था वो पूरा नहीं हुआ था, उसी को ये पूरा कर रहा था। इसके चेहरे पर एक स्माइल था और ये अपने मन में सोचता है कि फादर, मैं बहुत पहले आपको माफ़ कर चुका हूँ। कुछ स्टैचूज ऐसे भी थे, मतलब जिसमें वांगलिंग के हाथों में एक बच्चा है जो कि स्माइल कर रहा है, वो वांगपिंग था। इस दौरान बिजली कड़कती है प्लेनेट रानियून के आसपास काफ़ी तेज़ी से। बर्फ भी मानो हिलने लगते हैं। अब ये जो सन फैमिली के एंसेस्टर थे संगजी, जो कि क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे, वो अचानक से आंखें खोलते हैं कि यार इतना पावरफुल सेलेस्टियल स्पिरिचुअल हो रहा और इसमें थंडर मिक्स है, ये समझ जाते हैं। अब इनके आसपास जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज के बंदे थे वो एक के बाद एक आते जाते। टोटल ये 8 लोग थे। जैसे कि सन किमिंग भी आ चुका था और ये कहता है कि लग रहा है एंसेस्टर, ये जो भी बंदा है ये कुछ गलत इरादों से है। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि ऊपर एक बार देखता है, फिर मुंडी नीचे करके अपना वाइन आराम से पीने लगता है। इधर ये जो थंडर डाउइस्ट आ रहा था वो अचानक से अपना डिवाइन सेंस से देखता है। वांगलिंग पर इसकी नजरें जाती हैं, फिर ये हटा लेता है। बट लेकिन जो प्लेनेट रानियन के जो भी लोग थे, जो कल्टीवेटर्स थे, वो डर जाते हैं। इवन मॉर्टल्स को भी डर डर लगता है, वो अलग ऑरा फील करते हैं। पूरे प्लेनेट को ये अपने डिवाइन सेंस से स्कैन कर रहा था। इसे लगता है शायद वो बंदा जा चुका है जिसके बारे में ढूंढ रहा है। पर अचानक से ये कुछ फील करता है और इसकी नज़र एक पहाड़ी वाले गांव पे जाती है। और जैसे उधर अपने डिवाइन सेंस को फोकस करता है, किंगी डर जाती है। इसे लगता है इसका स्पिरिचुअल हो रहा मानो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। वांगपिंग भी चौंकता है और किंगी से पूछता है क्या बात है। किंगी बोलने वाली थी, इस दौरान ये खून की उल्टी करती है और यहाँ पर एक पावरफुल डिवाइन सेंस के साथ एक बंदा पहुँचता है। हवा, बर्फ सब रुक जाते हैं और बाहर से आवाज़ आती है कि इंटरेस्टिंग, तुम बेहोश नहीं हुए। दरवाज़ा खुलता है, एक मिडिल एज्ड मैन अंदर एंटर करता है। किंगी तो पूरी तरह से बेहोश होने की हालत में पहुंच चुकी थी। ये ऑरा इतना स्ट्रांग था मानो हेवेंस का पावर हो। और इस बंदे के आसपास लाइटनिंग चमक रहे थे। ये समझ जाती है कि ये थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर होंगे। थंडर बीच जो था वो हवा में ऐसे बैठा हुआ था। वांगपिंग के घर के आसपास बिजलियां कड़क रही थी। वांगपिंग शांत था, इसे फर्क नहीं पड़ता है। ये मिडिल एज मैन से पूछता है आप कौन हैं। और ये कामनेस जो इसके अंदर था वो फेक नहीं था, ये सच में इतना शांत था। किंगी को पीछे करता है, एक मैन के जैसा खड़ा होता है। ये सब इसके फादर का कमाल था, जो इसने लाइफ में एक्सपीरियंस किया था, जिसके वजह से इसका जो हार्ट था वो किसी से नहीं डरता था, हेवन से भी नहीं। हालांकि ये कल्टीवेटर नहीं है फिर भी। और किंगी भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा इसके माइंड पर एक इम्पैक्ट आता है कि यही मेरे हस्बैंड है। और अपने पति के हाथ पकड़ के ये खड़ी हो जाती है। इससे मानो कल्टीवेशन से मतलब ही ना हो। अब ये मिडिल एज मैन वांगपिंग की तरफ देखते हैं, मानो वांगपिंग की पूरी बॉडी को ये स्कैन कर पा रहे हो कि यार मेरे डिवाइन सेंस से मॉर्टल्स आराम से बेहोश हो जाते हैं, इससे क्यों नहीं हो रहा है कोई इम्पैक्ट। इसीलिए इन्हें इंटरेस्ट आ रहा था और ये कहते भी हैं इंटरेस्टिंग, तो ऐसा है इसलिए तुम पास आउट नहीं हुए। इधर वांगलिंग जो कि अपने कमरे में काफ़ी दूर होगा
वॉस्ट वाटर सिटी में वाइन पी रहा था। खड़ा होता है, वाइन का जो जग था वो फट जाता है। 70 सालों के बाद इसकी आंखों में एक कोल्डनेस आया था। 70 साल पहले जब वांगपिंग को रेस्टोरेंट में लोग बोल रहे थे तब ऐसा हुआ था, और आज फिर से हुआ था। लेकिन इस बार वाला अलग ही है। इसकी आंखों में एक अलग पागलपन था। इधर थंडर डाविस्ट बोलता है तो तुम ह्यूमन हो ही नहीं। वांगपिंग भी इधर हैरान था। इसके पीछे जो शैडो था अचानक से मूव करता है, और ये था सेलेस्टियल गार्ड पपेट, और एक पंच मारता है इस डाविस्ट की तरफ। थंडर डाविस्ट हैरान हो जाता है। पपेट को इसने पहले देख लिया था, तो ये उसको ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है। ये भी एक सीलिंग अटैक बनाता है लाइटनिंग वाला, और पपेट की तरफ बढ़ा देता है। पपेट को लाइटनिंग से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, और इसका हाथ डाविस्ट की तरफ बढ़ता है। थंडर डाविस्ट को कुछ कदम पीछे लेना पड़ता है, और ये कहते हैं यार ये तो टॉप क्वालिटी का पपेट है। इस दौरान पपेट भी 2-3 कदम पीछे हटता है, और इसके भी बॉडी में लाइटनिंग चमक रही थी उस डाविस्ट के अटैक के कारण। डाविस्ट हंसता है। ये अपने पैर में लाइटनिंग पावर को फोकस करता है और जमीन पे दे मारता है। पूरा घर ही गिर जाता है। वांगविंग खड़ा था बीच में। इस दौरान पपेट इसे और गुस्सा आता है। ये एक और पंच मारता है। लाइटनिंग काफी तेजी से वांगपिंग की तरफ बढ़ रही थी। पपेट ब्लॉक करने को देखता है पर पूरा ब्लॉक नहीं कर पाता है। कुछ लाइटनिंग पावर वांगपिंग की बॉडी में एंटर करता है। किंगी तुरंत ही वांगपिंग को पीछे खींचती है और इसको देखने लगती है, बट वांगपिंग पैनिक करता ही नहीं है। पूरा यहाँ का माउंटेन जो था वो कोलैप्स कर रहा था, पर वांगपिंग को फर्क नहीं पड़ता है। इसे पता था इसके फादर आ ही रहे होंगे, और इसकी नज़र में इसके फादर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं है। अब यहाँ पर जो थंडर डाविश था वांगपिंग के कामनेस को देखकर और हैरान था, और ये सोचता है कि लगता है इसने कुछ देखा है लाइफ में। इधर वो जो लाइटनिंग था काफ़ी तेजी से वांगपिंग की तरफ बढ़ रहा था, पर इस दौरान एक एंशियंट वॉइस स्पेस में गूंजती है, और ये जो लाइटनिंग चमक रहा था मानो अपने आप फ्रीज हो जाता है। आवाज़ बस एक ही आया था, स्टॉप। यहाँ पे स्पेस होल बनता है और एक वाइट ओल्ड मैन सामने प्रकट होता है, और लाइटनिंग जो यहाँ पर चमक रही थी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। ये बहुत फास्ट होता है। थंडर डाविस्ट पे 2 कदम इन्हें पीछे हटना पड़ता है, और वांगलिंग के कल्टीवेशन को ये देख नहीं पा रहे थे। इन्होंने इस बंदे को देखा था अपने डिवाइन सेंस से, बट ये बंदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और वांगपिंग इधर फाइनली एकदम प्यार से कहता है डैड। वांगलिंग अब इस बंदे की तरफ देखता है कि थंडर सेलेस्टियल टेम्पल मैसेंजर। पपेट भी वांगलिंग का इसके पास आ जाता है। थंडर डाविस्ट वांगलिंग को देखते हैं और कहते हैं आप कौन हो सर। इधर वांगलिंग अपनी ऑरा से वांगपिंग और किंगी को घेर लेता है और इन्हें थोड़ा दूर हटा देता है। सेलेस्टियल गार्ड को उनके साथ भेजता है। इधर थंडर डाविस्ट अचानक से गायब होता है। वांगलिंग भी यहाँ से गायब हुआ था, और ये लोग एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। थंडर डाविस्ट यहाँ पर भी आ जाता है। थंडर डाविस्ट फाइनली बोलता है गुस्से में, मुझे नहीं मतलब तुम कौन हो, इस पपेट को छोड़ दो, मैं तुम तीनों को छोड़ दूंगा। वांगलिंग कहता है तुम अगर मुझे जाने भी दो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा धीरे होता तो मेरा बेटा मर चुका होता, और ये मेरे लिमिट को टच कर चुका है, पार कर चुका है, तो आज तुम मरोगे। अब जो पपेट था पूरी तरह से गोल्डन लाइट से चमकता है और फिर से एक पंच मारता है। थंडर डाविस्ट यहाँ पर एक थंडर नेट निकालते हैं, उसकी मदद से सील बनाते हैं और नेट को आगे फेंक देते हैं। इस थंडर नेट पर बहुत सारे जो रून्स बने रहते हैं, मार्किंग्स, वो चमकते हैं, और जो पपेट का पंच था उसे ब्लॉक कर देते हैं। ये बोलता है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम्हारे पास अगर ये पपेट भी है तो तुम मुझे मार नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। इस दौरान ये एक बॉल ऑफ लाइटनिंग वांगलिंग की तरफ बढ़ाता है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, ये डॉज भी नहीं करता इस अटैक को। और जो लाइटनिंग आ रहा था वांगलिंग मुंह खोलता है और इसे सीधा डकार जाता है। डाविस्ट हैरान हो जाता है, और वांगलिंग कहता है इतनी लाइटनिंग से कुछ नहीं होने वाला। अब वांगलिंग अपने ओरिजिन सोल से लाइटनिंग बाहर निकालता है, अपने पाम पर इकट्ठा करता है। आसमान में बिजलियां भी बदलने लगती है। डाविस्ट और हैरान हो जाता है कि यार ये बंदा बिजलियों की बारिश करा सकता है बस अपने एक पाम से। ये ट्रू थंडर है। और वांगलिंग इस अटैक को डाविस्ट की तरफ बढ़ा देता है। डाविस्ट अब पीछे हटने लगता है। बैग में से फिर से कुछ निकालता है, एक ब्लैक मेटल बार जिस पर बहुत सारे एंशियंट मार्किंग्स थे, कुछ रेड लाइंस भी थी। और ये डाविस्ट इस तलवार को या बार को चला के मारता है इस लाइटनिंग अटैक पे, और साथ में दोनों हाथों से एक टेक्निक यूज करता है, थंडर ऑफ हेवन एंड अर्थ गैदर। मेटल बार में से भी लाइटनिंग निकलता है, बट ये जो बॉल ऑफ थंडर था वांगलिंग वाला बहुत स्ट्रांग था, और उस बंदे का जो मेटल बार था वो भी कोलैप्स कर जाता है। थंडर डाविश को समझ में नहीं आ रहा था, और इस कोलिजन की वजह से जो शॉकवेव फैलते हैं डाविश को 10 कदम पीछे हटना पड़ता है। चेहरा इसका पीला पड़ चुका था, और फाइनली अब ये समझ जाता है कि तो तुम वही बंदे हो जो कि मैसेंजर बनने का नकल कर रहे थे। तुम्हारा नाम जुमू है, तुम्हारा कल्टीवेशन क्या है। वांगली डाविस्ट की तरफ देखता है और कहता है मेरा कल्टीवेशन लेवल। ये खुद सोचने लगता है। अब इसका पावर लेवल बढ़ना शुरू होता है। फाउंडेशन लेवल से सोल फॉर्मेशन तक बहुत जल्दी बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है।
सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज तक पहुंचता है, रुकता नहीं है। धीरे धीरे इसका पावर लेवल बढ़ते बढ़ते एसेंडेंट के अर्ली फेज में पहुंचता है। पूरी इसकी ऑरा अब सेलेस्टियल ऑरा से भर चुकी थी। डाविश का चेहरा अगली हो जाता है। अब डाविश को भी लगता है कि यार इसका कल्टीवेशन और कितना बढ़ेगा। वांगलिंग का कल्टीवेशन बढ़ते बढ़ते एसेंडेंट के मिड फेज में पहुंचता है और अब इसकी सेलेस्टियल ऑरा शांत होने लगती है। बट ऑरा और बढ़ती है, वो इसके डोमेन से आ रही थी, क्योंकि एसेंडेंट लेवल में ओरिजिन सोल डोमेन सब मिक्स हो जाते हैं। हालांकि इसका पावर लेवल एसेंडेंट के मिड फेज में ही जाता है, बट डोमेन बढ़ने लगता है और बढ़ता है। वांगलिंग के जो सफ़ेद बाल थे हवा में लहरा रहे थे और इसकी ऑरा चारों तरफ फैल रही थी। डोमेन बढ़ते बढ़ते एसेंडेंट के लेट फेज तक पहुंचता है। तो कल्टीवेशन अलग है, डोमेन अलग है, बट रुकता नहीं है। फिर धीरे धीरे डोमेन भी रुक जाता है। डाविस्ट एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि ये बंदा अभी भी फर्स्ट स्टेप पे है, तो मैं इसे मार सकता हूँ। बट इसे लगता है यार ये इतना ही स्ट्रांग है। इधर वांगलिंग का अंडरवर्ल्ड रिवर प्रकट होता है, जो कि इसके सर के अंदर प्रवेश कर जाता है। डाविश शॉक में था। वांगलिंग का डोमेन, जो कि लग रहा था कि रुक चुका है, वो फिर से बढ़ता है। एसेंडेंट के लेट के पीक तक जाता है और यहाँ पर फाइनली रुक जाता है। डाविश फिर से चैन की सांस लेता है कि अगर इसका डोमेन फर्स्ट स्टेप को पार कर गया होता तो शायद बहुत मुश्किल होता। और फाइनली अब ये बोलता है इतने कल्टीवेशन के हिसाब से तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के मैसेंजर बनने की एक्टिंग करते हो। लेकिन फिर भी ये चौंकाना था, क्योंकि जो थंडर स्पेल वांगलिंग ने यूज़ किया था वो बहुत पावरफुल था। इवन जो अर्थ रैंक के मैसेंजर्स होते हैं उनके पास भी ऐसे स्पेल नहीं होते। फिर भी वांगलिंग के कल्टीवेशन को ये खुद देख नहीं पा रहा था। वांगलिंग का पावर लेवल एसेंडेंट के मिड फेज में रुक जाता है, डोमेन एसेंडेंट के लेट फेज के पीक तक, जो कि देखकर वांगलिंग खुद सरप्राइज होता है। बट अभी तक वांगलिंग ने तो बस अपने लाइफ और डेथ डोमेन को रिलीज किया था। एक इसके ओरिजिन सोल में थंडर पावर है, दूसरा कर्मा डोमेन जो कि अब बन रहा था। और कर्मा डोमेन को थंडर डाविस्ट भी नहीं देख सकता था, क्योंकि उसका पावर लेवल सेकंड स्टेप में पूरी तरह से नहीं है। अगर होता तो शायद फील कर पाता। वांगपिंग अपने फादर को देख रहा था और इस दौरान इसके सोल में कुछ फ्लक्चुएशन होता है और ये श्योर हो जाता है जो ये सोच रहा था। क्या सोच रहा था मुझे भी नहीं पता, कमेंट में आप बता सकते हो। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।